मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले अतिथि माननीय मिस्टर हरिनारायण चारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर भोपाल को। साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी ऋषि को कि मंच पर आकर सत्र को संबोधित करें। आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी सीवान जिले के रघुनाथपुर के मूल रूप से रहने वाले हैं और इंदौर में अपने कार्यकाल के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे सराहनीय कार्यों में बेहतर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, उन्होंने काफी सराहनीय तरीके से पुलिस व्यवस्था को संभाला है। साथ ही अब मैं ऋषि जी से आग्रह करना चाहूंगी कि सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वी। और सबसे पहले हरिनारायण चारी मिश्र जी, आपका एक बार फिर से BSTV परिवार तहे दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है कि आपने वक्त निकाला उस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ मिश्र जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि हमारा जो कार्यक्रम है श्री कृष्ण पाठे, जो ऐसा कि इसका नाम है, और हमारे जो तमाम विद्वान बुद्धिजीवी इससे पहले आए हैं उन्होंने अलग अलग पहलुओं को छुआ, उन्हें दर्शकों के साथ, हमारी पूरी जनता के साथ साझा किया। मैं चाहूंगा उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं और कुछ आपके अनुभव का भी जो है उसका जिक्र हो। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू करते हैं कि व्यवस्था के संवाहक माने जाते हैं श्री कृष्ण, और उनकी हर लीला में किसी न किसी व्यवस्था की स्थापना या संस्थापना का हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम से हम शुरुआत कर लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसका जिक्र पिछले काफी समय से हो रहा है, आप उसके प्रणेता रहे, तो कैसे आपने उसको देखा और कितना सफल ये हुआ? आपने एक बड़े ही दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को जोड़ने की कोशिश की है जी। कहा जाता है कि इस प्रकृति में एक ही व्यक्ति संपूर्ण हुआ है। अलग अलग रूपों में बहुत सारे व्यक्तित्व, बहुत सारे अवतार, बहुत सारे मान्यताएं हमारी संस्कृति में है या पूरी पृथ्वी पर अलग अलग मान्यताओं में है। लेकिन माना जाता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन जिया, तो कहा जाता है कि वो कान्हा की तरह जिया। आज भी अगर किसी बच्चे को ज्यादा हमें प्रेम करना होता है तो कहते हैं कि कान्हा है, माएँ अपने बच्चों को कहती हैं। जिसने जब युवा अवस्था जिया तो कन्हैया की तरह जिया, जिसको भी एक अलग प्रतिमान की तरह देखा जाता है। जिसने जब युद्ध के मैदान में जो व्यक्ति उतरा तो उसने 5-5 निर्वासित लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको अक्षौहिणी सेना, जो उसमें सबसे बड़ी दुनिया की सेना थी, उसके विरुद्ध विजय दिला दिया। और जिसने जब ज्ञान की बात की तो जिसने गीता जैसा ज्ञान दिया। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं और हर पहलू अपने उस क्षेत्र में शिखर पर है। तो निश्चित तौर पे उस व्यक्तित्व के संदर्भ में अगर देखें और पुलिसिंग से जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें बड़ी एक बात है। कहा जाता है, गीता में कहा गया है कि खलम निग्रहाय कहें, चाहे अभ्युत्थानम धर्मस्य परित्राणत साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम सद्रक्षणाय, या उसमें भावना यह है कि पुलिस का भी मूल जो भावना है, जो कोर स्पिरिट है, जिसके पीछे मूल उद्देश्य, पुलिस का भी उद्देश्य यही है कि जो अच्छे लोग हों, जो अच्छे व्यक्ति हों, जिनकी कानून में आस्था हो, वो पुलिस को एक सहृदय मित्र समझें। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, जो अपराधी हैं, जिनकी कानून में आस्था नहीं, जो कानून को भंग करते हैं, उनके लिए पुलिस एक दुर्गम चुनौती बनी रहे। उनके लिए कानून को लेकर के पुलिस के प्रति, इन बातों को अगर देखें आधुनिक संदर्भ में भी, तो आधुनिक संदर्भ में भी ये बात उतनी ही सही है। उन परिस्थितियों में जैसा मैंने कहा कि अगर उन्हें उनके व्यक्तित्व को देखे तो उनको अगर बात सही लगी, उनको लग रहा है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो 5 जो निर्वासित लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास जिनका मुकाबला उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से, सेना से, जिसके पास इतने बड़े बड़े महारथी और जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उसमें के सबसे बड़े योद्धा थे, तो उनके विरुद्ध निडरता से उतर करके उन्होंने उन्हें जिताया। तो एक उनका जो व्यक्तित्व है, जो अनूठा व्यक्तित्व है, उनके में जो व्यक्तित्व में जो धैर्य है, जो साहस है, जो क्षमता है, जो पराक्रम है, वो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हमारे इतिहास में नहीं दिखते। तो पुलिसिंग के मामले में पुलिसिंग का एक जो मूल उद्देश्य है इसी भावना के अनुरूप है, और एक जो आदर्श स्थिति है कि पुलिस को इसी तरह
एक सही रास्ते पर सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत होना चाहिए। ठीक बात है। और जैसे कि श्री कृष्ण के अगर हम सौम्यता की बात करें तो उनके जितना सौम्य होना बहुत मुश्किल है, और ठीक उसके विपरीत अगर हम कठोरता की बात करें, कठोर निर्णयों की बात करें खास तौर पर, तो उनके जितने कठोर निर्णय युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने परिजनों पर हथियार उठाइए, तो ये इस तरह की चुनौतियां पुलिसिंग में भी, जैसा कि अभी आपने इनका जिक्र किया, तो इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि कुछ बात आप रखें। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, अगर आप देखेंगे, कृष्ण जब तक मथुरा रहे, वृंदावन रहे, उनके हाथ में जो आपने बैकग्राउंड में जो तस्वीर लगाई है वो बांसुरी बजाते रहे। लेकिन जब वो द्वारिका चले गए तो वहां पे उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया, उसके बाद बांसुरी का जिक्र नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना, परिस्थितियों के अनुरूप अपने को स्थापित करना, तो यह भी उनके एक व्यक्तित्व का हिस्सा है। हम जीवन के अलग अलग पड़ाव में, जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच चलते हैं। उन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालें, तो यह भी उनके व्यक्तित्व से हम सब सीखते हैं और उस व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। सर, मेरा यह सवाल दरअसल इसलिए था कि जहां तक मुझे याद है, अपराधियों पर कड़े जो कदम है, ठोस कदम है, उनको उठाने की जब भी बात होती है आपका जिक्र होता है। और इससे मुझे याद आता है इंदौर का संदर्भ कि जहां आपने अपराधियों के घरों को तोड़ने का जो है वो आपके ही समय में हुआ था एक, और फिर वो नजीर स्थापित हुआ, बाकी फिर उसे अन्य राज्यों में भी लिया गया। तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है इस तरह के फैसले लेना। सबसे बड़ी बात है कि समाज का एक व्यक्ति, आम व्यक्ति जिसकी कानून में आस्था है, वह व्यक्ति चाहता है कि उसकी आस्था तब बलवती होती है जब अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है। और एक अपराधी के विरुद्ध अगर आप कड़ी कार्रवाई करते हैं तो उसे बहुत सारे उसकी तरह सोच रहे, उसके समरूप सोच रहे बहुत सारे अपराधी जो होते हैं हतोत्साहित होते हैं। बहुत सारे, अगर एक अपराधी छूटता है तो उससे बहुत सारे नए अपराधी तैयार होते हैं। ये निश्चित तौर पे बड़ी प्रमुखता से लागू होता है। और जहां तक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इंदौर में लगभग 17-18 के आसपास हम लोगों ने उसमें एक प्रयोग किया, और उसमें खासतौर पे नगर निगम के साथ मिलकर उसको किया है कि उसमें जितने भी अपराधी थे सभी थाना क्षेत्रों के बड़े अपराधियों को चिन्हित किया गया, जिनका बड़ा एक आपराधिक रिकॉर्ड था, इनकी दहशत थी। और कुछ जगहों पर उन्होंने न सिर्फ कानून का अतिक्रमण किया था बल्कि बहुत सारा जमीनों पर, भूमियों पर अतिक्रमण किया था। जब उसको एक उनको प्राथमिकता के आधार पर एक कानूनी सीमा में जब उनके अतिक्रमणों को तोड़ा गया तो उसका एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ा। ऐसे लगभग जो कार्रवाई उस समय चली थी उसमें 200 से ज्यादा बड़े अपराधियों के घर तोड़े गए थे, और उसका एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ा था। उस समय जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे उसमें बहुत तेजी से न सिर्फ गिरावट आई थी बल्कि बहुत सारे अपराधी छोड़कर वहां से चले गए थे, और इसका एक सामाजिक असर भी रहा। घर के लोग, उनके परिजन जो कि पहले अपराधों में कई बार मदद करते थे, कई अपराधियों की मानसिकता हो जाती है कि अपराध को अपने जीवन का हिस्सा मान के पेशा की तरह उसको जीवन में अपना लेते हैं। लेकिन इस तरह की चीजों से उनके साथ के लोग उन्हें हतोत्साहित करते थे, उन्हें रहने के लिए दूर करने लगे, और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया एक कानूनी परिधि में हुई। जिस तरीके से अतिक्रमण हो सकता है, जब अतिक्रमण है तो आने वाले दिनों में भी टूटता है, लेकिन उस अतिक्रमण को प्राथमिकता पर तोड़ा गया तो वो पूरी कानूनी परिधि में हुआ, लेकिन इसका एक बड़ा गहरा असर रहा। और आज भी आप देखेंगे कहीं भी अपराधियों के खिलाफ अगर बड़ी कार्रवाई होती है तो एक सामान्य व्यक्ति का अपेक्षा हो जाती है, एक समाज में हम देखें कई जगहों पे अगर उस व्यक्ति ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है तो उस पर भी एक प्रशासनिक नजर जाती है। हालांकि वो उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया के तौर पे देखें तो पुलिसिंग का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन एक सामाजिक रूप से एक कानून को स्थापित करने के रास्ते में इस तरह के अतिक्रमण का अगर संबंधित एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि पुलिस सीधे नहीं कर सकती इसलिए संबंधित एजेंसी के माध्यम से अगर उसको एक हम वैधानिक परिधि में करते हैं तो इसका एक बड़ा ही गहरा असर होता है और अपराधियों के मनोबल को ध्वस्त करने में बहुत कारगर है। जी, युद्ध क्षेत्र की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जब अभी मैंने पिछले सवाल में भी मेरा था कि अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, मैं आऊंगा अपने सवाल पर, लेकिन चूंकि भूमिका थोड़ा समय कृष्ण पाथे है तो जरूरी है कि यहाँ पर भगवान का भी यहाँ जिक्र होता रहे। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि इतनी लीला करने की आवश्यकता क्या है, आप तो स्वयं श्रीहरि के अवतार हैं और इतने निमित्त, इतने माध्यमों से ये भीषण नरसंग, ये विध्वंस हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, इन सब की जरूरत क्या? तब भगवान कहते हैं कि मैं रक्त को नया करने आया हूं, नियमों को नया करने आया हूं, उन सारी पुरानी प्रथाओं को नया करने आया हूं।
ये संदर्भ मेरा सवाल आपसे कि नए कानूनों को लेकर आप क्या सोचते हैं जो अभी हाल फिलहाल में हमने देखे हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यवस्था को जब सुचारू रूप से चलाना हो तो उसको अद्यतन करना बड़ा आवश्यक होता है। क्योंकि जब हमारा आईपीसी बना 1860-61 के पास में, उसके बाद से बहुत सारी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन हुए थे। कानून की और ज्यादा उसका अंकुश बेहतर करने के लिए आवश्यक था कि उसके बदले हुए संदर्भ में उसे और ज्यादा पैनापन लाया जाए और ज्यादा उसे बेहतर किया जाए। और उस कड़ी में इस बीच में जो बहुत सारी नई चुनौतियां आई हैं, जो बहुत सारी नए अपेक्षाएं जागृत हुई हैं, जो बहुत सारे अवरोध हुए, उनके मुकाबले उसको ज्यादा पैनापन देने के लिए ये किया गया था। और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें उन सारे बातों को समाहित किया गया है, उन सारे बिंदुओं को समाहित किया गया है जो कि पिछले समय में धीरे धीरे हमारी जरूरत बन गई थी। जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम एक बड़ी चुनौती थी। संगठित अपराध जो है एक आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती है, वर्तमान में चुनौती है, उस पर बड़े प्रहार की बात हो। आतंकवाद जैसे कई बार राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर प्रहार की बात हो। ये मुद्दों पर नए तकनीकी संदर्भ में खासतौर पर तकनीकी चुनौतियां बदली हैं, तकनीकी चुनौतियां बेहतर हुई हैं, बड़ी हुई हैं, उनका विस्तार हुआ है। ऐसे में जो एजेंसीज हैं उनको ज्यादा मजबूत किया जाना, उनमें ज्यादा पैनापन लिए जाना, आधुनिक संदर्भों में उसे अद्यतन किया जाना आवश्यक था। और नई जो संहिता बनी है उसमें चाहे प्रक्रिया की बात हो, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि एक प्रक्रिया चलती थी, हम जानते हैं जब ट्रायल चलता था तो कोई अपराधी फरार है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हुए। हम जानते हैं कि अपराधियों ने अपराध कर दिया और उसका ट्रायल इसलिए चल पाता है कि वो कहीं हमारी सीमा से, हमारी पहुंच से बाहर है, दूसरे देशों में छिपा हुआ है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जो विगत प्रक्रिया थी उसमें मुश्किल थी। अभी जो नई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में यह संभव है। उस प्रक्रिया में अगर उसके नाम है, उसके खिलाफ साक्ष्य है, तो उसको ट्रायल को उसकी अनुपस्थिति में भी चलाया जा सकता है। तो खासतौर पर इन परिस्थितियों को महसूस किया गया बदले परिस्थितियों में कि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसे नए चीजें जोड़ा गया। जैसे कि ब्रिटिश राज में जब एक कानून बना था तो उसमें राजद्रोह की धारणा थी कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बात आएगी, उसके खिलाफ कोई बोलेगा, तो उसे राजद्रोह की धारा 124A उसमें धारा जोड़ी गई थी कि लगाई जाएगी। लेकिन अब हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत रहते हैं और उसमें व्यक्ति को अपने बहुत सारे मनोभावों को, विचारों को या वैचारिक भिन्नता को रखना लोकतंत्र का हिस्सा है। ऐसे में आवश्यक था कि राजद्रोह होना आवश्यक नहीं था या राजद्रोह पर कोई सीधे नहीं बनता, तो उस चीज को महसूस किया गया और राजद्रोह की धारा को हटाई गई। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को मजबूत किया जाए। इस समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा से जो जुड़े मुद्दे हैं उनसे जुड़े जो प्रावधान है उसमें ज्यादा सशक्त हैं। इससे जुड़े जो खासतौर पे आतंकवाद से जुड़े जो बहुत सारे प्रावधान हैं उसमें जो ट्रायल की अवधि है बहुत बेहतर की गई है। इसके अलावा न सिर्फ इनमें धारा बढ़ाई गई, कई चीजों पे इसे बेहतर किया गया। जैसे जो गंभीर अपराध है उसमें न्यूनतम जो सजा है उसकी सीमा तय की गई है। न्यूनतम सजा अगर जैसे किसी कोई गैंग रेप से जुड़ा मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग से जुड़े मुद्दे हो, इसमें अगर आजीवन कारावास है तो तय है कि वह आजीवन कारावास मतलब व्यक्ति की, ऐसा नहीं कि 12 या 14 साल, उसमें व्यक्ति की शेष जीवन तक होगा। उसमें न्यूनतम अगर सजा है तो इसमें इस हद तक मृत्यु दंड या इसमें न्यूनतम सजा इतने साल, 12-14 साल, इतने साल तक, तो न्यूनतम सीमा भी तय की गई है। इसमें पुलिस के अनुसंधान की तो सीमा पहले भी थी, उसे भी सख्ती से लागू किया ही गया है। इसमें साथ साथ ट्रायल की सीमा भी तय की गई है कि इतने वर्षों में हमें उस निर्णय तक पहुंचना होगा, यानी हमारी प्रक्रिया को ज्यादा त्वरित किया गया है। इस तरह की प्रक्रिया से खासतौर पर अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जब बात करते हैं तो उसमें आवश्यक है कि हमारी जो प्रक्रिया है वो ज्यादा अंकुश लगाने वाली हो, खासतौर पे एक आम व्यक्ति में कानून के प्रति विश्वास और सम्मान को बढ़ाए और खासतौर पे अपराधियों में एक भय पैदा करे अपराध को तोड़ने की स्थिति में। तो इसलिए एक कानून जो है उन सारी चीजों को महसूस किया गया, चाहे महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, इसमें मैंने बताया राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, जो संगठित अपराध है, इन सारे मुद्दों पर
यह जो नया जो कानून बना है, नई जो संहिता बनी है, वो ज्यादा धारदार है, ज्यादा प्रभावी है और इसलिए आने वाले दिनों में इस तरह के अपराधों पर और ज्यादा अंकुश लगाने में ये कारगर होगी। सर, महिला अपराध का भी आपने जिक्र किया। ये एक ऐसा विषय है जो खत्म तो नहीं, इसे कहेंगे कि खत्म हो रहा है, कमी भी बहुत कम ही देखने को मिलती है कि अगर कम होने की जो रफ्तार है वो उतनी तेज नहीं है। तब जबकि ऊर्जा डेस्क है, महिला हेल्पलाइन है, पुलिसिंग की तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी महिला अपराधों में कमी नहीं होना, इसका क्या कारण आपको लगता है? अगर हम जिक्र करें, हम पिछले वर्ष के अपराधों की जब समीक्षा कर रहे थे 2 वर्षों की, तो अगर हम 23 के अपराधों की बात करें पिछले सालों से, तो लगभग 17% महिला अपराधों में कमी आई थी और उसमें हर तरह के अपराधों में कमी आई है। हमने अभी 6 महीने की समीक्षा की 23 और 24 की, तो उसमें भी लगभग 9% के आसपास कमी आई है। ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि महिला अपराधों में कमी दुरूह चुनौती रहती है और जब किसी भी समाज की सुरक्षा की कसौटी पर हम जांचते हैं तो उसमें देखते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, बच्चे कितने सुरक्षित हैं, बुजुर्ग कितने अपने को आश्वस्त महसूस करते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बेहतर बात यह है कि अगर हम भोपाल की ही खासतौर पर बात करें तो भोपाल में 22 की तुलना में 23 में 42% हत्याओं में कमी आई, महिला अपराधों में 17% की कमी आई और अगर 6 महीने की हम बात करें महिला अपराधों की तो पिछले साल से इस महीने में लगभग 9 से 10% की कमी है। तो कमी से पुलिस की तत्काल कार्रवाई तो साथ में ही लोगों में जागरूकता पैदा करना, पुलिस की टीमें जो जगह जगह जाती हैं उन बस्तियों तक, वहां तक लोगों से जो लगातार इंटरेक्शन और खासतौर पर जिन इलाकों में हमारे पास ऐसे हॉट स्पॉट है जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पर पुलिस ने जाकर के एक जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना, उसका भी असर रहता है, कार्रवाई का भी असर होता है और जो संवेद एक संयुक्त जो इसका प्रयास हुआ है उसका असर महिला अपराधों की कमी के रूप में दिखा है। सर, थोड़ा सा एक चूंकि हम गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एक थोड़ा सा कम गंभीर एक मेरा सवाल है कि छोटे बच्चों को जब किसी बात के लिए माता पिता रोकते हैं तो कहते हैं कि पुलिस को पकड़वा देंगे, तो ये जो मन में बैठता है ये कई बार युवावस्था तक और बड़े तक दूर नहीं हो पाता है। आम जन की अगर हम जब बात करते हैं, एक जो फ्रेंडशिप है, श्री कृष्ण पाथे का ये मंच है, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो आम जन और पुलिस के बीच में इस तरह की मित्रता कैसे हो जाए या मित्रता का जो भाव है वो और कैसे सुदृढ़ हो जाए, उसके लिए आपको लगता है, क्या लगता है, किन किन चीजों की जरूरत है दोनों तरफ से? किसी भी समाज में पुलिस की प्रासंगिकता और उपादेयता तभी तक एक आदर्श स्थिति में है जब एक आम व्यक्ति, एक बच्चा, कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति पुलिस को अपना एक रक्षक और एक सहृदय मित्र के रूप में देखे। कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में अगर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो स्थिति पुलिस और डॉक्टर को हमेशा हम याद करते हैं और पुलिस की यही सफलता की कसौटी है कि अगर कोई समस्या, कोई तरह की मुसीबत हो तो पुलिस पे भरोसे के साथ हम आगे बढ़े। जहां तक बच्चों को दिखाने की बात है तो उसमें कई बार हम एक माँ बाप कई बार ऐसी चीजों को कि बच्चे को जिद को मना करने कई बार ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है और पुलिस ने इस धारणा को तोड़ने की कोशिश भी की है। अभी हमारे यहाँ इंटर्नशिप होते हैं, लगभग 1000 के आसपास बच्चे साल भर में जो स्कूल कॉलेजेस के होते हैं यहाँ पे आते हैं, हमारे संस्थानों में आते हैं, पुलिस के विभिन्न संस्थानों में आते हैं, कंट्रोल रूम में आते हैं, थानों में जाते हैं, देखते हैं और जब जाते हैं, जब वो लौट के आते हैं, हम लोग बात करते हैं तो उसमें से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम पुलिस में आना चाहते हैं। न सिर्फ पुलिस के प्रति उनके मन में अगर कोई धारणा है वो टूटती है, बल्कि पुलिस के प्रति उनके मन में एक सम्मान बढ़ता है और आने की बात करते हैं। पुरानी धारणा बदल रही है, धीरे धीरे धारणा बदल रही है। एक सर्वे हुआ था जी, जिसमें पुलिस के बारे में बहुत सारी धारणाओं के बारे में लोगों के बारे में पूछा गया था कि आपने ऐसा सोचा, ऐसा सोचा, ऐसा सोचा, आपने पुलिस से इंटरेक्ट कितना किया है। उसमें लगभग 85% लोगों ने पुलिस से कभी इंटरेक्ट नहीं किया था। एक जो धारणा बन जाती है, एक लोगों के बारे में एक जो हम बना लेते हैं और उस धारणा के आधार पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से एक कई बार हम नहीं जानते हैं, दूर से देखते हैं। आपने देखा होगा एक पिछले 1 दशक में पुलिस के प्रति एक धारणा का हम जिक्र करें, इस एबी की एक सर्वे की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें सबसे अच्छी धारणा कोरोना के समय में पुलिस के प्रति लोगों का सम्मान बहुत था, क्योंकि उसमें लोगों का इंटरेक्शन बहुत हुआ, पुलिस बाहर आई, विविध परिस्थितियों में आई। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार
पुलिस में भी देखिए, समाज में जितने अच्छे और बुरे लोग हैं, पुलिस में भी उतने ही अच्छे और बुरे लोग हैं, क्योंकि वो भी एक समाज का ही प्रतिरूपण है, उसका एक प्रतिबिंब है, समाज से बहुत पृथक नहीं हो सकती। लेकिन एक जहां तक हम बात करें धारणा की, तो एक पुलिस का उद्देश्य रहता है, हमेशा कोशिश रहती है कि पुलिस भी एक व्यक्ति जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो पुलिस स्टेशन से एक मुस्कुराता हुआ जाए, एक भरोसा लेकर के जाए। और खासतौर पे जब हमारे इंटर्नशिप जो बच्चे आते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं अंत में, तो उसमें बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए पूछते हैं कि कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। दिखाता है कि पुलिस को जब सही रूप से जानते हैं तो उनका भरोसा गहरा हो जाता है। मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि ये जो पुरानी धारणा थी वो अब बदल रही है और निश्चित तौर पर पुलिस जो है वो आम जन के और पास में आती जा रही है, उनके मन को टटोल रही है, ये हम देख भी पा रहे हैं। बहरहाल अभी के सत्र में सर अब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजों को जिस तरह से हमने श्री कृष्ण से जोड़ा, आज के परिदृश्य से जोड़ा, पुलिसिंग को जोड़ा, उस पर हमें बहुत अच्छी विवेचना, बहुत अच्छी व्याख्या आपसे सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ श्री हरिनारायण मिश्र जी का धन्यवाद करें, अभिनंदन करें। और सर साथ ही मैं आपसे कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिएगा सर 2 मिनट पूर्वी प्लीज। बहुत शुक्रिया सर आपका, श्री हरिनारायण चारी मिश्र जी, आपने समय दिया। साथ ही ऋषि जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी को कि मंच पर उपस्थित होकर श्री हरिनारायण चारी जी को जो है सम्मानित करें स्मृति चिन्ह देकर।